नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहट, सहायक आचार्य संस्कृत साहित्य स्नातक प्रथम वर्ष के भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्व बिंदु पर हम अग्रसर हो रहे थे। पिछले वीडियो में क्रमशः हम भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्व प्रश्न के उपबिंदुओं का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम वर्णाश्रम व्यवस्था का अध्ययन क्रमशः कर रहे हैं। 4 वर्ण और 4 आश्रम भारतीय संस्कृति में स्वीकार रहे हैं, जिनमें हम वर्णों को प्रारंभ कर चुके थे। इन वर्णों में हम ब्राह्मण वर्ण के जो मनुस्मृति में उल्लिखित कर्तव्यों का अध्ययन करने के उपरांत क्षत्रिय वर्ण के कर्तव्य पढ़ रहे थे, जहां हमने श्लोक का वाचन करवा दिया था, जिसमें क्षत्रिय के प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन और विषयों में अनासक्त रहना, ये क्षत्रिय वर्ण के कर्तव्य माने गए थे। आगे क्रमशः वैश्य वर्ण के लिए जो मनुस्मृति में श्लोक प्राप्त होता है वह है प्रसूनाम रक्षणम दानम मिज्य अध्ययनमेव च वाणिक्यत कुसीदम च वैश्यस्य कृषिमेव च। अर्थात प्रसूनाम रक्षणम, पशुओं की रक्षा, पशुपालन, दानम, दान देना, इज्य, यज्ञ करना, अध्ययनम एव च, और अध्ययन करना, वाणिक्यत कुसीदम, वाणिज्य अर्थात किसी भी प्रकार का व्यापार करना, कुशीत और शिल्प से संबंधित जो कार्य है यह वैश्य के कर्तव्य या वैश्य वर्ण होता था उसका कर्तव्य होते थे। अर्थात पशुपालन, दान, अध्ययन, वाणिज्य, व्यापार और कृषि, मनुस्मृति के अनुसार इन कार्यों को वैश्य वर्ण के कर्तव्य माना गया है। उसके उपरांत जो शूद्र वर्ण के कर्तव्यों के लिए मनुस्मृति में जो श्लोक प्राप्त होता है वो इस प्रकार है। एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु करम समादिशत एतेषामेव वर्णानाम शुश्रूषाम अनसूययः। यानी जो पूर्वोक्त वर्ण बताए गए उन वर्णों से संबंधित जो अन्य कार्य है उनमें सहयोग प्रदान करना, उनमें सेवा प्रदान करना है, वो शूद्र वर्ण का कर्तव्य हुआ करता था। इस प्रकार हम जो 4 वर्णों की अवधारणा है वो वैदिक काल से लेकर स्मृतियों में उल्लिखित जो तथ्य है उनके आधार पर हम स्पष्ट की। वर्तमान में भी ये 4 वर्ण शास्त्रीय रूप से बाध्यकारी नहीं है, तथापि वर्तमान समय तक भी हमारी संस्कृति में इन चारों वर्णों का जो अस्तित्व है वो अभी तक प्रचलित है, और आज भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 वर्ण है वो अद्यावधि हमें प्राप्त होते हैं। उसके उपरांत जो आश्रम व्यवस्था है उसके अंतर्गत भी भारतीय संस्कृति में मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभक्त किया गया है, और उन चारों आश्रमों के अलग अलग कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। मानव जीवन की औसत और आदर्श उम्र 100 वर्ष मानते हुए, क्योंकि हमारे वेदों में परंपरा रही है शते शर्धम जीवेत, यानी हम 100 वर्षों तक जीवित रहें, उस परंपरा के अनुरूप आदर्श 100 वर्ष की आयु मानते हुए उसको 4 उपभागों में विभक्त किया गया है और उन्हें आश्रम नाम से अभिहित किया गया। वो 4 उपभाग जो 4 आश्रम है वह उनमें प्रथम है ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसकी निर्धारित आयु 25 वर्ष तक मानी गई। उसके उपरांत 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम माना गया। उसके उपरांत 51 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम माना गया, और जो जीवन का अंतिम भाग था उसे संन्यास आश्रम नाम से संज्ञा प्रदान की गई। ये जो चारों भाग है उसमें मानव जीवन के लिए अलग अलग कर्तव्य, अलग अलग आचरण और अलग अलग उसका जो दैनिक चर्या है उसको निर्धारित की गई है। ब्रह्मचर्य आश्रम क्योंकि मानव जीवन का प्रथम आश्रम है, तो उसमें जो आगे तीनों आने वाले जो आश्रम है
उनके लिए व्यक्ति को योग्य बनाया जाता था। उसको अध्ययन समस्त प्रकार की विद्याएं हैं वो सिखाई जाती थी। प्राचीन समय में ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चा है वो अपने परिवार में बड़ा होकर उसको गुरुकुलों में भेज दिया जाता था। वहाँ वो सर्वविध प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त करता था। न केवल वहाँ मानसिक विकास के लिए शिक्षाएं अपितु शारीरिक विकास और शास्त्र कौशल इत्यादि की शिक्षाएं भी प्रदान की जाती थी। उसका उद्देश्य था कि आगे आने वाले भावी जीवन में उसको किसी भी प्रकार के चुनौती, किसी भी प्रकार के कार्य में कठिनाई ना हो। तो जीवन का जो प्रथम भाग है ब्रह्मचर्य आश्रम, उस ब्रह्मचर्य आश्रम का मूल है वो शिक्षा हुआ करती थी। और जो ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ है वो अपने इंद्रियों पर निग्रह रखना, मन सहित समस्त इंद्रियों पर निग्रह है। तो उसके पीछे जो हमारा उद्देश्य ये था कि व्यक्ति को इतना संयमित करना कि वो जो भावी जीवन है, भावी जीवन में आने वाले समस्त प्रकार के कष्टों का वो सामना कर पाए। ब्रह्मचर्य आश्रम में जब अध्येता था तो उसको अपना भोजन इत्यादि भिक्षा के द्वारा ही प्राप्त करने का व्यवस्था थी। उसके पीछे कारण ये था कि वो आगे आने वाले समय में यदि उसकी आर्थिक परिस्थितियाँ प्रतिकूल रहे तो भी वो जीवन जीने के प्रति तैयार रहे, उसमें किसी प्रकार का अहंकार का भाव इत्यादि नहीं आए। तो इस प्रकार गुरुकुलों में रहते हुए वहीं समस्त विद्याओं का अर्जन करना, ताकि आगे आने वाले जीवन के लिए व्यक्ति सन्नद्ध रहे। ये जीवन का जो प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है उसका व्यवहार, आचरण और सिद्धांत के रूप में हमारे भारतीय संस्कृति के विशिष्टताओं में समाहित है। दूसरा आश्रम है वो गृहस्थाश्रम है। गृहस्थाश्रम का प्रारंभ जो 16 संस्कार में विवाह संस्कार होता था 15वां, उस संस्कार से गृहस्थाश्रम का प्रारंभ होता था। गृहस्थाश्रम में व्यक्ति वैवाहिक जीवन में बंधकर जो भी सांसारिक उसके दायित्व है सृष्टि की सर्जना में अगली पीढ़ी को देना और संतति उत्पन्न करके जो पितृ ऋण है उसकी संपूर्ति करना, और जो संसार के प्रति दायित्व है, अपने सांसारिक कर्म है, उनका निर्वाह करना गृहस्थाश्रम के प्रमुख कर्तव्य, उसके प्रमुख दायित्व हुआ करते थे। 25 से 50 तक की इस उम्र में व्यक्ति विवाह के उपरांत है वो समस्त कामनाओं की धर्मपूर्वक संपूर्ति करता था। अपने जो सामाजिक दायित्व है जिसमें पत्नी है, माता पिता है, पुत्र इत्यादि है, जो भी उसके सामाजिक रिश्ते हैं उनका वो निर्वहन करता था, उन दायित्वों की पूर्ति करता था। और जो काम पुरुषार्थ है, जो हमारे 4 पुरुषार्थों में काम पुरुषार्थ माना गया है, उसका निर्वहन भी प्रायः संपूर्ण रूप से गृहस्थाश्रम में ही हुआ करता था, लेकिन वो निर्वहन धर्मपूर्वक होता था। धर्म पुरुषार्थ के साथ जो काम की संपूर्ति है वो हमारी भारतीय संस्कृति में प्रचलित रही है। इस प्रकार 25 से 50 वर्ष की जो आयु निर्धारित की गई उसमें व्यक्ति अपने गृहस्थ धर्म के कर्तव्यों का निर्वहन करता था। 50 वर्ष तक अपने समस्त दायित्वों का निर्वहन कर लेने के उपरांत संसार को व्यक्ति जो दे सकता है, आगे आने वाली पीढ़ियों के प्रति उसके जो दायित्व थे उनका लौकिक निर्वहन करने के उपरांत हमारे मनीषियों ने माना कि अब उसको आध्यात्मिक जीवन की तरफ उन्मुख हो जाना चाहिए, और जो इस लोक के अतिरिक्त जो भी अन्य सिद्धांत हमारी भारतीय संस्कृति में प्रचलित रहे, जिनको हमने आध्यात्मिकता बिंदु में पढ़ा, उनकी तरफ उन्मुखीकरण वानप्रस्थ आश्रम की प्रथम सीढ़ी था। तो 50 के उपरांत 75 वर्ष की आयु तक वानप्रस्थ आश्रम माना गया है। वानप्रस्थ शब्द 2 शब्दों से निर्मित है, वन और प्रस्थ यानी प्रस्थान। वन की तरफ प्रस्थान यानी व्यक्ति अपने गृहस्थ कर्तव्यों का भली प्रकार से निर्वहन कर लेने के उपरांत जब उसकी शरीर की शारीरिक क्षमताएं कम होने लग जाती है,
तब उसको माना गया है कि अब वो जो आध्यात्मिक तत्व है उन पर विचार करें और वन में प्रस्थान करके जो अपना पारलौकिक जीवन है उस पारलौकिक जीवन को सुधारें। तो अब वो ग्रंथों का अनुशीलन, आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना इत्यादि कार्यों में व्यक्ति वन में रहकर प्रवृत्त रहता था। तो वो वानप्रस्थ आश्रम जीवन का तीसरा आश्रम बांटा गया है। उस वानप्रस्थ आश्रम में भोग इत्यादि वर्जित थे, शुद्ध सात्विक जीवन का प्रावधान था। जो गृहस्थ जीवन में काम पुरुषार्थ की संपूर्ति थी वो गृहस्थ जीवन में कर लेने के उपरांत वानप्रस्थ में उसका परित्याग कर दिया जाता था। उसके उपरांत जीवन का अंतिम जो भाग है वो 25 वर्ष 75 से 100 वर्ष तक का वो सन्यास अथवा यति आश्रम माना गया है, जिसमें मनुष्य संपूर्ण लिप्साओं का परित्याग करके एक साधु की भांति जीवन व्यतीत करता है और 4 पुरुषार्थों में जीवन का जो अंतिम लक्ष्य मोक्ष पुरुषार्थ है उसकी प्राप्ति के लिए वो अग्रसर हो जाता है। इस प्रकार हमने एक आदर्श रूपरेखा में मानव जीवन को 4 पुरुषार्थों में विभक्त करते हुए जो हमने व्यवस्था प्रस्तुत की है वो व्यवहारिक और वैज्ञानिक दोनों प्रकार की है। आज भी हम देखते हैं तो इन पुरुषार्थ की व्यवस्था का प्रभाव है वो हमारे वर्तमान जीवन पर भी दृष्टिगोचर होता है। हम राजकीय या निजी सेवाओं में देखते हैं वहाँ भी सेवानिवृत्ति का जो प्रावधान है वो मानव की कार्यक्षमता की जो वैज्ञानिक सिद्धांत है उसको देखते हुए किया गया है। इसी प्रकार के वैज्ञानिक चिंतन को पुष्ट करते हुए हमारे प्राचीन काल में मनीषियों ने जो पुरुषार्थ व्यवस्था प्रस्तुत की थी वो आज भी अनुकरणीय है। उसी प्रकार जो अध्ययन है वो हमने प्रारंभ में ही रखा है, क्योंकि जीवन का निर्माण काल है वो प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार हमने आज के इस ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान में भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में जो 3 विशेषताएं हैं उनको विस्तार पूर्वक पढ़ा है। वेदों का महत्व, आध्यात्मिकता और वर्णाश्रम व्यवस्था। ये विशेषताएं इस बड़े प्रश्न के बिंदु में संक्षेप में लिखी जानी है। साथ ही जो टिप्पणियाँ और छोटे प्रश्न बनते हैं जैसे कि वर्ण व्यवस्था पर टिप्पणी लिखो, आश्रम व्यवस्था पर टिप्पणी लिखो, ब्राह्मण के क्या कर्तव्य हुआ करते थे, शूद्र वर्ण के क्या कर्तव्य है, इनका उल्लेख कहाँ है। इस प्रकार के अनेक छोटे प्रश्न बनते हैं, उनमें ये पूछे जाने योग्य बिंदु है। छात्र इनको सुदृढ़ करें और भली प्रकार से लिखित रूप में इनको तैयार करें। धन्यवाद।